Assalamualaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Mastery Network. Last time we were discussing about the causes of cell injury and overview of cell injury. ठीक है, तो today we are going to continue with that. So last time we were talking about necrosis and apoptosis. So we are going to see the differences and their features. तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल का साइज क्या होता है इन नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस. सेल का साइज जो है नेक्रोसिस में इनलार्ज्ड हुआ होता है, जबकि एपोप्टोसिस में उनका सेल का साइज क्या होता है, रिड्यूस या श्रिंक हो जाता है. ठीक है, जिस तरह ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये सेल का साइज क्या है, इनलार्ज हो गया, और यहाँ पे एपोप्टोसिस में सेल का साइज क्या हो गया, श्रिंक हो गया. ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि न्यूक्लियस. अब हमारे पास न्यूक्लियस जब नेक्रोसिस होती है तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है पिक्नोसिस. इसमें यह होता है कि क्रोमैटिन की जो है कंडेंसेशन स्टार्ट होने लग जाती है एंड देन उसके बाद क्या है, पूरा का पूरा जो है जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो उसकी डिसोल्यूशन स्टार्ट होने लग जाती है. ठीक है, उसको हम कहते हैं कैरियोरिक्सिस. ठीक है, और प्रोटीन जब न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन होती है तो उसको हम कैरियोलाइसिस कहते हैं. ठीक है, तो ये नेक्रोसिस में ये मैकेनिज्म होता है. और एपोप्टोसिस में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन इनटू द न्यूक्लियोसोम साइज फ्रेगमेंट. एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोसोम भी होता है. ठीक है, तो सारे का सारा न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियोसोम जितने अपने फ्रेगमेंट्स बना देता है. ठीक है, उसमें उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती है न्यूक्लियस की, बल्कि वो फ्रेगमेंटेशन में आ जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसरप्ट हुई भी होती है, और एपोप्टोसिस में वो क्या होती है, इंटैक्ट होती है. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है लेकिन ऑल्टर्ड हो जाता है. ठीक है, देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे मेम्ब्रेन को देखें कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन का कोई रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलर सी मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि नेक्रोसिस में जो है मेम्ब्रेन क्या है, डिसरप्टेड है, जबकि हमारे पास जो एपोप्टोसिस में मेम्ब्रेन क्या है, इंटैक्ट है, बट उसका जो लिपिड कंटेंट है वो क्या है, ऑल्टर्ड हो गया. ठीक है, ऑल्टर्ड, उस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑल्टर्ड हो गया. ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास सेलुलर कंटेंट्स के साथ क्या होता है. नेक्रोसिस में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है लीक आउट करती है और वहां से एंजाइम बाहर निकल आते हैं और सेल के कंटेंट्स को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं. ठीक है, तो नेक्रोसिस में एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है और सेलुलर कंटेंट जो है सेल से बाहर लीक आउट कर देते हैं. एपोप्टोसिस में एपोप्टोसिस में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, जो पूरा का पूरा जो है सेल इंटैक्ट रहता है, लेकिन उसके अंदर छोटी सी छोटी क्या हो जाती है, वहां से सेलुलर कंटेंट लीक होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो बाहर निकलती हैं. ठीक है, जिस तरह एपोप्टोटिक सेल पूरा सेल है, इसने जो है छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो प्रोजेक्ट आउट कर दी है. ठीक है, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि सारा का सारा सेल का कंटेंट जो है बाहर की तरफ लीक कर जाता है. ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा और क्या है हमारे पास डिफरेंस. ठीक है, इन्फ्लेमेशन. मैंने आपको बताया था कि नेक्रोसिस क्या है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट होस्ट रिएक्शन शो करेगी, जिसकी वजह से नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होती है. ठीक है, जबकि एपोप्टोसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है तो इसमें जो है इन्फ्लेमेशन नहीं होगी. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नेक्रोसिस का मैंने आपको बताया था कि इसका फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल रोल क्या है. ठीक है, नेक्रोसिस का क्या है, पैथोलॉजिकल रोल है. ठीक है, जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो सेल की डेथ हो जाती है, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं. जबकि हमारे पास एपोप्टोसिस क्या होता है कि जो है स्पेशली कोई एक सेल जो कि अनवांटेड है, उसके अंदर अगर डीएनए या प्रोटीन डैमेज हो गया तो वो सेल जो है अपनी खुद ही डेथ करा देता है. ठीक है, तो उसको हम जो है फिजियोलॉजिकल कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास जो फीचर्स आ गए हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी क्या है, क्या क्या है हमारे पास. शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू पढ़ा रही थी कि हमारे पास कोई भी जो है डिजीज किस वजह से स्टार्ट होती है, कोई ना कोई उसके अगेंस्ट जो है सर्टन कॉजेज होती है. तो मैंने आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताए थे और जेनेटिक फैक्टर्स बताए थे जिनकी वजह से कोई डिजीज वगैरह स्टार्ट होती है. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी देखेंगे और उसमें हम जेनेटिक फैक्टर्स भी देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ऑक्सीजन डेप्रीवेशन जो है, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो भी सेल की इंजरी हो सकती है. ठीक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को हम अदर टर्म्स में हाइपोक्सिया भी कहते हैं. ठीक है, और जब ऑक्सीजन आपको पता है किस लिए रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन हमारे एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, तो इसलिए अगर एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिलेगी सेल को, तो सेल की इंजरी और डेथ हो सकती है. ठीक है,
अब जब हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, तो इसको आपने जो है इस्कीमिया से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। हाइपोक्सिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और इस्कीमिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, अच्छा जी। तो अब देखें, इस्कीमिया जो है वो हाइपोक्सिया कॉज करा सकता है, क्योंकि देखें ऑक्सीजन होती किसमें, ब्लड में होती है ना, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी होगी, तो हम कह सकते हैं कि इस्कीमिया कैन आल्सो कॉज, सॉरी, इस्कीमिया कैन आल्सो कॉज हाइपोक्सिया। ठीक है, अच्छा जी। अब ये उसके अलावा जिस तरह हमारे पास कुछ डिजीजेज हैं, हमारे पास जिस तरह निमोनिया हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है ब्लड में अनीमिया हो गया है या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है बाइंड हुई भी होती है, जिसने ऑक्सीजन को बाइंड किया होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है पॉइजनिंग हो जाए तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो जाती है। ठीक है, तो अनीमिया में भी जो है ब्लड लॉस हुआ होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होता है, तो भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो इन डिजीज में जिस तरह नमूनिया हो गया, ठीक है, नमूनिया में भी हमारे पास प्रॉपर जो है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं हो रही होती। ठीक है, उसके अलावा अनीमिया में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन होती है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन होगी तो वहाँ की सेल इंजरी और सेल डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन सा कॉजेज है। केमिकल एजेंट्स जो है वो भी सेल इंजरी कॉज करा देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है अगर ग्लूकोज, सॉल्ट या वाटर का कंटेंट अगर जो है हमारे, ये तो नॉर्मल्स है हमारा जो चीजें, हालांकि ये केमिकल्स नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल हमारी बॉडी का पार्ट है, ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर। अगर इनका भी कंटेंट जो है बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो हमारे सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है उसको ये क्या कर देता है, डीरेंज कर देता है। ठीक है, जब ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट डीरेंज होगा तो सेल की इंजरी और डेथ हो सकती है, क्योंकि एक प्रॉपर प्रेशर मेंटेन, किसी भी चीज का होमोस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए इक्वल बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब सेल के अंदर एक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया, ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो गया, तो सेल की क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा हमारे पास कुछ पॉइजन होते हैं, ठीक है, वो भी क्या कर देते हैं, वो भी सेल डैमेज करा देते हैं। किस तरह से कि पॉइजन ने आके सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ऑल्टर कर दिया, ठीक है, ऑस्मोटिक होमोस्टेसिस को ऑल्टर कर दिया, ठीक है, एंजाइम की इंटेग्रिटी को ऑल्टर कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल इंजरी होती है। और अगर पॉइजन जो है वो बहुत ज्यादा हाई पोटेंसी का हो, तो उसकी पॉइजनस बहुत ज्यादा हो, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो, तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मली हमारे पास कौन से टॉक्सिक एजेंट्स हमें हमारी इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है, जिस तरह एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गए, एस्बेस्टोस हो गया, ठीक है, ये सारे, इसके अलावा एथेनॉल वगैरह, ये सारी चीजें जो है क्या कॉज करती हैं, ये पॉइजनस है, टॉक्सिन है, जो कि ये केमिकल्स हैं जो कि सेल इंजरी कॉज करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है, अगर जिस तरह हम ड्रग्स यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, अगर आप उन मेडिसिन को भी प्रॉपर जो है नहीं यूज करोगे, ठीक है, या उन्हें बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज कर लोगे या इन अप्रोप्रिएट वे में यूज कर लोगे, तो उन मेडिकेशन की भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है और एट द एंड ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन डिप्रीवेशन की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। केमिकल एजेंट्स भी जो है सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा एंजाइम को डैमेज कर सकते हैं, पूरा का पूरा होमोस्टेसिस डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो भी सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के होमोस्टेसिस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, वो सर्टेन सेल्स के ऊपर जाके, उनके ऊपर जो है रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होकर सेल के अंदर जो है अपना कंटेंट्स जो है भेजता है, जिसकी वजह से सेल का स्ट्रक्चर ऑल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर डिजीज का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन जिस तरह कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया जो है जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है, उसके अलावा प्रोटोजोआ वगैरह भी जो है बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो सेल को डैमेज करते हैं और देन वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है एक सेल से दूसरे सेल में फैलता है और जो है पूरा का एक एरिया ऑफ द बॉडी हमारा क्या हो जाता है, या सर्टन ऑर्गन ऑफ बॉडी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और वहाँ पे डिजीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक इन्फेक्शन एजेंट्स भी हमारे सेल की इंजरी कॉज करा सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।